नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। इंडिया टुनाइट में आपका स्वागत है। दोस्ती जब टूटती है तो तलखी हो ही जाती है। जब बहुत गाढ़ी दोस्ती टूटती है तो तलखी शायद और भी ज्यादा होती है। शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते इस वक्त इसी बात की गवाही दे रहे हैं। इस पर हम करेंगे विस्तार से बात। साथ ही आपको दिखाएंगे वो वीडियो जो लव जिहाद की तमाम बातों को हवाई साबित कर रहा है। निशाने पर निशाना। एक ने दूसरे को कहा चूहा, दूसरा बोला चूहा नहीं, बाघ हैं हम। याद है अफजल खान ने शिवाजी को भी कहा था चूहा। और देख लो अफजल का अंजाम। तुम भी आए हो अफजल की तरह, अंजाम तुम भी देख लेना। असली खतरा तो है तुमसे, बाकी तो मरे सांप। तुम ही हो दुश्मन नंबर 1। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है। दोस्ती जब टूटती है तो रिश्तों में गांठ पड़ती ही है, और अगर दोस्ती सत्ता के लिए टूटी हो तो फिर तो गांठ और भी मजबूत हो जाती है। शिवसेना बीजेपी की दोस्ती जब टूटी तो कहा गया कि कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा। परिवार के टूटने जैसी दर्द भरी बातें हुई और चंद दिनों में ही सभी भ्रम टूट गए। दोनों में से किसी ने किसी को चूहा कहा तो कोई किसी के लिए बोल पड़ा कि अब तो तुम ही हो दुश्मन नंबर 1। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। एक बार फिर जरिया बना है पार्टी का मुखपत्र सामना। उद्धव ठाकरे ने सामना में बीजेपी पर जातिवाद और प्रांतवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस और एनसीपी की तुलना मर चुके सांप से करते हुए बीजेपी को ही इशारों में अपना दुश्मन नंबर 1 करार दिया है। उन्होंने सामना में लिखा है कि कल परसों तक मुंबई महाराष्ट्र में मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, भजनलाल वगैरह डेरा डालकर अपनी अपनी जाति और प्रांत के वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे। अब महाराष्ट्र में संपूर्ण गुजरात को उठाकर हमारे गुजराती भाइयों को बहकाने का प्रयोग शुरू है। लेकिन यहाँ के गुजराती भाइयों की निष्ठा महाराष्ट्र तथा बाला साहब ठाकरे पर है, और वही उसी निष्ठा से शिवसेना के साथ खड़े रहने वाले हैं। सभी राज्यों को बीजेपी सांसद और मंत्रियों को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने खुद देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल की फौज को लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना को पराजित करने का बीड़ा उठाया है। इस सब के बाद बीजेपी नेता सवाल पूछेंगे कि शिवसेना का असली शत्रु कौन है, वह किससे लड़ रही है। लेकिन हम ये स्पष्ट कह रहे हैं कि कांग्रेस एनसीपी मरे हुए सांप हैं। इन सांपों से कोई खतरा नहीं है। इसलिए हमारे एक समय के दोस्त का ढोंग जनता के सामने लाना महाराष्ट्र के हित के लिए हम अपना कर्तव्य मानते हैं। सामना में जो छपा वो आपने देखा। दोपहर के सामना में तो और भी जोरदार हमला हुआ। बीजेपी को यदि शिवसेना ने बीजेपी स्टाइल में ही लोकसभा चुनाव के पहले दाव में मारा होता तो मोदी के बाप दामोदर दास भी बीजेपी को 2014 में पूर्ण बहुमत नहीं दिला पाते। शिवसेना के लिए विरोधी नंबर 1 है बीजेपी, और मंत्रिमंडल में साथ भी है। इस पर विरोधी तो निशाना साधेंगे ही। मुझे समझ में नहीं आता, बीजेपी अगर नंबर 1 दुश्मन है तो अभी तक मोदी मंत्रिमंडल में शिवसेना के मंत्री क्यों बैठे हैं? बीजेपी और शिवसेना अगर एक दूसरे के दुश्मन हैं तो महानगर पालिका जो मुंबई में है, जहां दोनों पार्टियां एक दूसरे के समर्थन से सत्ता में हैं, वो अलग क्यों नहीं हुए अभी तक? तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के मतदाताओं को गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के पासे फेंक रहे हैं। शिवसेना और बीजेपी में इससे पहले भी शब्दों के तीर चल चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक रैली में कहा था कि हमने एक चूहे से बाघ निकाला और वही बाघ अब हमें डरा रहा है। शिवसेना ने पलटकर कहा था कि चूहा नहीं, बाघ है शिव सैनिक। विरोधियों की राजनीतिक अतड़ियां निकाल कर दिखा देंगे। सामना के जरिए किसी पार्टी पर टिक्का टिप्पणी करना ये कोई नई बात नहीं, लेकिन इस चुनाव के दौरान जिस तरह से सामना में रोजाना बीजेपी पर प्रहार किया गया है, इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में शिवसेना ने बीजेपी को ही अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना है। क्योंकि शिवसेना भली बात जानती है कि अगर इस चुनाव में शिवसेना को अगर कोई नुकसान पहुंचा सकता है तो वह है भारतीय जनता पार्टी, और यही सबसे बड़ी वजह रही कि शिवसेना ने बीजेपी पर प्रहार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। कैमरामैन रंजीत गुप्ता के साथ मनोज चंदेलिया, भास्कर न्यूज, मुंबई।
तो सामना में जो छपा है वो तो उद्धव की सोच है, लेकिन दोपहर का सामना में जिस अंदाज में मोदी के पिता को याद किया गया है उससे उद्धव ठाकरे और शिवसेना ने किनारा कर लिया है। दोपहर का सामना में लिखा गया है कि बीजेपी को अगर शिवसेना ने बीजेपी स्टाइल में ही लोकसभा चुनाव के पहले दांव मारा होता तो मोदी के पिताजी भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं दिला पाते। शिवसेना ने कहा है कि यह राय पार्टी की नहीं बल्कि दोपहर के सामना के संपादक प्रेम शुक्ला की है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या प्रेम शुक्ला की हैसियत इतनी है कि वो उद्धव ठाकरे की सोच से अलग संपादकीय लिखें दोपहर का सामना में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा में आ गई है फैसले की घड़ी। कल इन राज्यों में है जनतंत्र का पर्व। कल यहां वोटिंग के साथ ही तय हो जाएगा कि इन राज्यों में अब की बार किसकी होगी सरकार। कल जो लोग तय करेंगे उसका खुलासा यानी नतीजों का ऐलान 19 अक्टूबर को होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब लोगों का इंतजार है तो बस 15 अक्टूबर की सुबह का, जब वो वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर होंगे। पोलिंग के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। वोटिंग के लिए राज्य में कुल 91,376 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 2,331 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं, जबकि 626 मतदान क्षेत्र अति संवेदनशील हैं। सबसे ज्यादा 450 अति संवेदनशील मतदान केंद्र गढ़चिरौली में है। वोटिंग के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य में सीआरपीएफ की 320 कंपनियां यानी तकरीबन 3,200 जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ राज्य की 1,22,000 पुलिसकर्मियों को चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है। साथ ही मतदान में सहायता के लिए 5,84,617 सरकारी कर्मचारियों को भी लगाया गया है। विधानसभा चुनाव के चलते मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। मुंबई पुलिस ने आज मुंबई की सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला है। इस वक्त हम मुंबई के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जो संवेदनशील इलाकों में आता है, काफी क्रिटिकल इलाकों में आता है। इन तमाम इलाकों पर लगातार मुंबई पुलिस का इस तरह का फ्लैग मार्च जारी है ताकि उन लोगों में ये संदेश जाए कि मुंबई पुलिस पूरी तरह से तैयार है, लिहाजा अगर कोई गलत हरकत करने की कोशिश करता है तो उसके अंजाम उसको भुगतने पड़ सकते हैं। इस बार वोटिंग के लिए 1,51,032 ईवीएम का इस्तेमाल होगा। इस बार महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए 4,119 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें 276 महिलाएं हैं। 1,699 निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा 287 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जबकि शिवसेना 282, बीजेपी 280, एनसीपी 278, बीएमसी 207, एमएनएस 219, सीपीआई 34 और सीपीएम 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राज्य की 83 सीटों पर 15 से ज्यादा उम्मीदवार हैं। नांदेड़ दक्षिण विधानसभा पर सबसे ज्यादा 39 उम्मीदवार हैं। सबसे कम 5 उम्मीदवार अकोला और गुहागर सीट पर हैं। राज्य में सबसे बड़ी चिंचवड़ विधानसभा क्षेत्र है, जहां 4,84,080 मतदाता हैं, जबकि सबसे छोटा विधानसभा चुनाव क्षेत्र मुंबई का वडाला है, जहां 1,96,859 मतदाता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। तो कल दिन भर महाराष्ट्र के चुनावों पर हमारी खास नजर रहेगी और हमारे मुंबई ब्यूरो चीफ मनोज चंदेलिया और फैजान खान अलग अलग जगहों से आपको पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुख करेंगे हरियाणा का। हरियाणा में 90 सीटों के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा इसका फैसला तो 19 तारीख को होगा, लेकिन 10 सालों से सत्ता पर काबिज कांग्रेस के लिए इस बार चुनौती पिछली बार के मुकाबले ज्यादा कड़ी है। यह पहली बार है जब राज्य में चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस, बीजेपी, आईएनएलडी और हरियाणा जनहित कांग्रेस के बीच है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हर बार की तरह इस बार भी किसानों, भूतपूर्व सैनिकों, युवा बेरोजगारों और पिछड़ा वर्ग से जुड़े मुद्दे सभी राजनीतिक दलों के बीच चुनावी मुद्दे रहे। अब चुनावी बाजी कौन जीतेगा इसका फैसला होगा 19 अक्टूबर को। 2009 के विधानसभा चुनाव की तुलना अगर 2014 के लोकसभा चुनाव से की जाए तो कांग्रेस के लिए हालात ठीक नहीं दिखाई दे रहे, जबकि बीजेपी राज्य में बढ़त बनाती दिख रही है। राज्य की 90 सीटों में से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 52 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी,
इस दौरान पार्टी का वोट प्रतिशत भी काफी तेजी से बढ़ा। जहां बीजेपी ने 2009 के चुनाव में 9% वोट हासिल किए थे, वहीं लोकसभा चुनाव में पार्टी के खाते में 34.7% वोट आए। तो दूसरी ओर कांग्रेस को 2014 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 15 विधानसभा सीटों पर जीत नसीब हुई। इस दौरान पार्टी का वोट प्रतिशत भी काफी घटा। जहां पार्टी 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ 35.1% मतदाता थे, तो वो 2014 के लोकसभा चुनाव में घटकर 22.9% रह गए। बात अगर क्षेत्रीय दलों की जाए तो INLD ने 2009 के विधानसभा चुनाव में 25.8% वोट हासिल किए थे, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में 24.4% रह गए। लेकिन जिस तरह ओपी चौटाला ने पार्टी के लिए पहले प्रचार किया और उसके बाद जेल गए, उससे उम्मीद की जा रही है कि राज्य के एक तबके से उनको सहानुभूति मिल सकती है। तो वहीं हरियाणा जनहित कांग्रेस ने जहां 2009 के विधानसभा चुनाव में 7.4% वोट हासिल किए थे, वो गिरकर 6.1% पहुंच गए। ऐसे में 19 तारीख को जब ईवीएम में नतीजे आएंगे, तब ये देखना दिलचस्प होगा कि राज्य की जनता के बीच बीजेपी का जादू लोकसभा चुनाव की तरह बरकरार है या फिर वो कांग्रेस को एक और मौका देने के मूड में है। अभिनव उपाध्याय, भास्कर न्यूज, चंडीगढ़। और अब बड़ी खबर मेरठ से। मेरठ का गैंगरेप और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला परत दर परत खुल रहा है। लड़की ने कहा है कि ना तो गैंगरेप हुआ, ना ही धर्म परिवर्तन, उल्टे उसके घर वाले ही नेताओं से अब पैसा न मिलने की वजह से उसकी जान के पीछे पड़े। अब सवाल यह उठता है कि कौन नेता पैसे दे रहे थे। और ऐसे में एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें बीजेपी नेता पीड़ित की मां को पैसे देते साफ नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेता ने उसी वक्त कहा था कि यह मदद सिर्फ लड़की के इलाज और कोर्ट केस के लिए। यह महिला मेरठ के खरखौदा की उस लड़की की मां है जो एक समय बदनाम लव जिहाद का केंद्र बिंदु बन गई थी। लड़की की मां को पैसे देने वाले हैं बीजेपी लीडर विनीत अग्रवाल, यूपी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। ये वीडियो अगस्त का है। मां पैसे नहीं ले रही है और विनीत मदद की बात कर रहे हैं। किसी की मदद तो अच्छी बात है, लेकिन ये वीडियो फिर भी विवाद में है। इसकी वजह है पीड़ित लड़की का सोमवार को दिया गया बयान। आप एक बार फिर सुने। भी पैसे लेके नहीं आ रहे थे नेता, कोई भी तो पैसे नहीं मिल रहे थे। मेरे साथ मार पिटाई हो रही थी घर में बहुत ज्यादा, और जान से मारने तक की साजिश मैंने कुछ सुना था। क्यों? कि अब तूने ऐसे क्या कह दिया जो पैसे नहीं आ रहे हैं। सुना आपने? लड़की लव जिहाद की पूरी बात को नकार रही है। कह रही है कि उसे घर वाले नेताओं से पैसे लेते थे, उस पर गलत बयान का दबाव डालते थे। इस बयान के बाद लड़की के घर वालों पर मामला दर्ज हो गया है। लड़की के इस बयान और फिर इस वीडियो ने विरोधियों को बीजेपी पर वार करने का मौका दे दिया है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या चरित्र है। थोड़े से राजनीतिक फायदे के लिए इस स्तर पर उतरेंगे, नफरत फैलाने के लिए, इंसानों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने में उन्हें जरा भी देर नहीं लगती है। रुपए परिवार को देकर उस मासूम लड़की पर दबाव बनवाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी इस आरोप पर पहले भी इनकार करती रही है और आज भी कर रही है। पार्टी नेता विनीत अग्रवाल ने लड़की की मां को पैसे देने के बाद कहा था कि मदद इलाज और कोर्ट केस के लिए है। ये घटना मेरठ के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश भारत के लिए कलंक है। और ये आज मैंने छोटी सी राशि 25,000 रुपए की राशि बच्ची की मां को दी, ये मेरे दिल की भावना थी। मुझे लगा इस बच्ची के इलाज के लिए और इसके कोर्ट में केस लड़ने के लिए मुझे आगे आना चाहिए। और ये मदद मेरी आखिरी मदद नहीं है, आगे भी मैं करता रहूंगा।
विनीत अग्रवाल साहब ने ये भी कहा कि वो आगे भी मदद करते रहेंगे। अभी आगे की मदद हुई या नहीं, और अगर हुई तो मकसद क्या था, ये सभी मामले की जांच में सामने आना चाहिए। लड़की का आरोप है कि उसके माँ बाप उसे इसलिए मार देना चाहते हैं क्योंकि घटना के बाद से उन्हें पैसे मिलने बंद हो गए थे। फिलहाल लड़की की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन देखना बाकी है कि लड़की के माँ बाप को आखिर कब तक गिरफ्तार किया जाएगा। कैमरामैन सादिक खान के साथ मनोहर चौहान, भास्कर न्यूज, मेरठ। और लड़कियों के अधिकारों की हम चाहे जितनी भी बातें कर लें, जमीनी हकीकत इन बातों से मेल नहीं खाती। लगभग रोजाना ही देश के किसी न किसी हिस्से से आने वाली खबरें इन बातों की कलई खोल देती हैं। ताजी खबर आई है बिहार के नालंदा से। यहां एक मदरसे के मैनेजमेंट ने लड़कियों के दाखिले पर रोक लगा दी है। कहा है कि पहले पर्दे का इंतजाम किया जाएगा, उसके बाद ही होगा लड़कियों का दाखिला। मदरसे का फरमान, लड़कियां परेशान। ये लड़कियां नाराज हैं, परेशान हैं, चाहती हैं कि इन्हें तालीम मिले। बहुत पैसे वाले घरों से इनका ताल्लुक नहीं है। मदरसे की सस्ती शिक्षा ही इनका सहारा है और इनसे यही सहारा छीन लिया गया है। नालंदा के सोगरा वक्फ स्टेट के मोतवल्ली के फरमान के बाद मदरसा अजीजिया में लड़कियों के दाखिले पर रोक लगा दी गई है। मदरसा गए थे एडमिशन के लिए तो हम लोग का एडमिशन नहीं हुआ। कहा गया कि लड़कियों का एडमिशन नहीं होगा। हम लोग क्लास नहीं लिया जा रहा। वहाँ हम लोग पढ़ते थे, लेकिन हम लोग को बोला कि तुम लोग क्लास नहीं लिया जाएगा, तो हम लोग का लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रही है। हम लोग के गार्जियन भी परेशान, ये सब लड़की के साथ क्यों होया जा रहा है। इस मदरसे में ज्यादातर लड़कियां पढ़ती थी। यहाँ कुल विद्यार्थियों में 70% लड़कियां ही होती थी। यही उनके दाखिले पर रोक लगा दी गई। लड़की का परसेंटेज तो 70% रहता था जी, ज्यादा लड़की ही रहती थी। नहीं, पहले जब तक ये रोक नहीं लगा था लिया गया पहले, जब रोक लग गया तो फिर रुक गया। हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जिसकी वजह से लड़कियों के दाखिले पर रोक लगानी पड़ी। बताया गया कि पर्दे का इंतजाम किया जा रहा है। हमारे इस्लाम धर्म में लड़के या लड़कियों को एक साथ बैठकर कहीं भी आना जाना, पढ़ना लिखना ये मना है। इसको हम लोग नाजायज़ कहते हैं। अब इसी के लिए सोच रहे हैं कि जब तक पर्दे का माकूल इंतज़ाम यहाँ नहीं कर लें, इसके लिए कोशिश में लगे हुए हैं हमारे सेक्रेटरी जो सचिव हैं, और वो सोच रहे हैं कि क्लास में पर्दे का इंतज़ाम करें, लड़कियों को पढ़ाने के लिए भी लेडी टीचर का इंतज़ाम करें। तो जब वो इंतज़ाम हो जाएगा तो फिर जैसे होता है दाखिला, उसका सब कुछ होना हो। मजहब इजाजत नहीं देता तो अभी तक 70% लड़कियां कैसे पढ़ रही थी? इस सवाल का जवाब मुमताज साहब ने ये दिया कि अब नए सेक्रेटरी आए हैं, वो ज्यादा धार्मिक हैं, इसलिए पर्दे की फिक्र कर रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल तो यहाँ बनते ही हैं। पर्दे की शिकार छात्राएं ही क्यों? मदरसे में पहले से थी ज्यादा लड़कियां। हर रोग का शिकार लड़कियां ही क्यों? मदरसे के अपने नियम कायदे होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई भी नियम लड़कियों को तालीम से रोके उसे भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। मदरसे को कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि लड़कियां के दाखिले पर भी रोक ना लगे और मदरसा की भी नियम ना टूटे। रवि रंजन, भास्कर न्यूज, नालंदा। और हुदहुद तूफान से उजड़े विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश के दूसरे इलाकों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जायजा लिया। उन्होंने हालात से निपटने के लिए राज्य को 1000 करोड़ की मदद देने का ऐलान भी किया है। प्रधानमंत्री ने तूफान की वजह से मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए राहत राशि देने का ऐलान किया है। वाराणसी का दौरा रद्द कर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे आंध्र प्रदेश के दौरे पर। विशेष विमान से विशाखापट्टनम हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मोदी का जोरदार स्वागत किया आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ESL नरसिंघम, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री M वेंकैया नायडू और अशोक गजपति राजू ने। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और राज्य के अफसरों के साथ बैठकर मौजूदा हालात की जानकारी ली। भारत सरकार इस संकट के समय पूरी तरह आंध्र सरकार के साथ रहेगी। भारत सरकार के जो कई एस्टैब्लिशमेंट हैं उनका भी भारी नुकसान हुआ है। कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो, रेलवे, एयरलाइंस, नेशनल हाईवेज, उन सब के लिए भी भारत सरकार की तरफ से अलग से
लोग आएंगे, सर्वे करेंगे और उसकी चिंता भी हम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ बड़े अफसरों के साथ बैठक की, बल्कि हुदूद प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा भी किया। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में हर रोज कई छोटे बच्चे जान जोखिम में डाल रहे हैं। सफर का आलम यह है कि किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों जान जोखिम में डाल रहे हैं ये बच्चे, क्यों खतरों से भरा है इन बच्चों का सफर। स्कूल के लिए जोखिम में जान, खतरों से भरा स्कूल का रास्ता, मौत के पुल से गुजरते हैं छात्र, ऊपर रास्ता नीचे सैलाब। राजौरी में ये सफर स्कूल का है, लेकिन रास्ता मौत का। एक जरा सी चूक और सैलाब की आगोश में समा जाएगी जान। कहने को तो ये स्कूल के छात्र हैं, लेकिन देखिए हर रोज ये छात्र किस खतरे का सामना करते हैं। नीचे नदी का पानी उफान मार रहा है। पानी की तेज आवाज किसी को भी डरा सकती है, लेकिन स्कूल के ये बच्चे हर रोज अपनी जान जोखिम में डालते हैं और नदी के ऊपर से गुजरते हैं। सुनिए हर रोज किस खतरे का सामना करते हैं ये छात्र। मुश्किल से आते हैं, हम लड़कियां हम नहीं आ सकती, लड़के फिर भी आ सकते हैं, हम बहुत मुश्किल से आते हैं स्कूल से। बाढ़ के कहर में नदी के ऊपर बना पुल भी टूट गया। पुल के नाम पर अब सिर्फ 2 रस्सियों का सहारा है, जिस पर हर रोज होकर गुजरना पड़ता है। स्कूल के छात्र जब गुजरते हैं तो कई बार उनका स्कूल बैग पानी में गिरकर बह जाता है, तो कई बार अन्य सामान। राहत की सांस छात्र तब लेते हैं जब पुल को सही सलामत पार कर जाते हैं, लेकिन जान का खतरा हर रोज बना रहता है। यहाँ पे पुल बह चुका है काफी सैलाब आने की वजह से, और हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रस्से बचे हैं 3, एक ही रस्सा बचा है, उस रस्से से हम लड़के आते हैं जहाँ पे। पुल के हालात से प्रशासन भी रूबरू है और पुल को पार करना खतरनाक बता रहे हैं। रिस्की है उसको क्रॉस करना। वहाँ वो टूटा हुआ है, पूरी तरीके से वॉश अवे हुआ है, पूरी तरीके से वो खत्म हुआ है ब्रिज, तो ऐसे में वो बहुत रिस्की है उसको क्रॉस करना। तो रादर देन कि उसको क्रॉस करें, उससे ज़्यादा अच्छा है कि वहाँ से वो पीछे से जो गाड़ियाँ चलती हैं और जो मोटरेबल एक रोड है उसके थ्रू आ जाएं। प्रशासन कुछ भी कहे, लेकिन फिलहाल ये छात्र पुल पार करने के लिए मजबूर हैं। पढ़ाई के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन अगर किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। जम्मू के राजौरी जिले के अंदरोला गांव के बच्चे जिस तरह से अंदरोला केलर पुल को पार करते हैं, उसे देख सांसें कुछ पल के लिए थम जाती हैं। बच्चे मजबूर हैं क्योंकि उन्हें स्कूल जाना है, लेकिन प्रशासन इस पुल की तरफ आके मुंह दे बैठा है। आपको बता दें कि ये पुल तकरीबन 1 महीना पहले बाढ़ के दौरान बह गया था, जिसे अब तक नहीं बनाया गया है। बच्चे रोज स्कूल जाना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मगर प्रशासन उनकी पढ़ाई की तरफ ना ही ध्यान दे रहा है और ना ही इस पुल को दोबारा से दुरुस्त किया गया है। विशाल शर्मा, भास्कर न्यूज, जम्मू। तो 1 महीना गुजर चुका है और बच्चों को स्कूल जाने के लिए एक सुरक्षित रास्ता कब तक मुहैया करवा पाएगी सरकार, इस पर भी आगे रहेगी भास्कर न्यूज की नजर। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार भास्कर न्यूज पर जारी रहेगा। नमस्कार।